कक्षा 11 भूगोल अध्याय 8 वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे चारों तरफ गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी को चारों तरफ से जो गैसीय आवरण घेरे हुए है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब हमें इस अध्याय में वायुमंडल की संरचना एवं संगठन को पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल की संरचना कैसी है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस चित्र को देखें और इसी के माध्यम से हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बीच में हमारी पृथ्वी है जिसे अर्थ लिखा गया है। अब आप उस पृथ्वी के धरातल से देखिए 18 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक हल्के पीले रंग की पट्टी आपको दिख रही होगी जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है और मौसम की सारी घटनाएं, आंधी, तूफान, आर्द्रता, बादल, यानी मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो है वो इसी मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल बहुत हमारे जीवन में उपयोगी है। अब आइए उससे थोड़ा ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बैंगनी कलर की एक पतली पट्टी है। इसको हम ट्रोपोपाज के नाम से जानते हैं। ये 2.5 किलोमीटर की पट्टी होती है। अब इसको ट्रोपोपाज को हिंदी में हम क्षोभ सीमा भी कह सकते हैं, कहते भी हैं क्षोभ सीमा। यानी ये जो है क्षोभ मंडल की सीमा है। और यूँ मान लीजिए कि यहाँ एक संक्रमण वाला गुण पाया जाता है, यानी 2 परतों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो यहाँ पाया जाता है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक पट्टी है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ समताप होता है और इसे समताप मंडल भी इसीलिए कहा जाता है। समताप मंडल की एक और विशेषता यह है कि यहाँ मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती। आकाश बिल्कुल स्वच्छ और साफ होता है। इसीलिए ये वायुयान के लिए एक अनुकूल दशा बनाती है। और जब मौसम खराब होता है तो पायलट क्या करता है, अपनी ऊंचाई को बढ़ा देता है और क्षोभ मंडल को छोड़ देता है और समताप मंडल में पहुंच जाता है जहां मौसमी दशाओं से उसका सामना नहीं होता है और वो सुचारू रूप से चलता है। तो ये आप देख लिए समताप मंडल हो गया। अब समताप मंडल के ऊपर फिर वही देखिए एक 2.5 किलोमीटर के आसपास की पट्टी पाई गई। अब इस पट्टी को 2 नामों से जानते हैं। एक तो स्ट्रेटोपाज कह लीजिए या इसी को ओजोन लेयर भी कह लीजिए या ओजोन मंडल भी कह लीजिए।
तो इसमें जो है ओजोन की परतें पाई जाती हैं, ओजोन यानी O3, जो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें को नहीं आने देती और धरातल पर जीवन की रक्षा करती हैं। तो ये ओजोन मंडल जो है वो हमारे स्ट्रेटोपाज को कहा जाता है, यानी इसको हम समताप मंडल सीमा भी कह सकते हैं। अब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल, जिसको ब्लू कलर में दिखाया गया है। अब इस मध्य मंडल में ऊपरी परत ओजोनोस्फीयर यानी ओजोन मंडल की लेयरें पाई जाती हैं। ओजोन की आयन, ये इसके ऊपर जो है मेसोस्फीयर के ऊपर जो है वो आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल पाया जाता है। ये मेसोस्फीयर के बाहरी भाग में कई लेयर आयनोस्फीयर पाया जाता है, जिसमें आयनों के कई लेयर होते हैं और जो हमारे धरातल से या पृथ्वी से जाने वाली सभी रेडियो तरंगों को वापस करती हैं। तो इस आयन मंडल से ये फ़ायदा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सारी जो रेडियो तरंगे हैं पुनः वापस धरती पर आती हैं, जिससे हमारे दूर संचार में काफ़ी मदद मिलती है। और ये मेसोस्फीयर में ही उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। और इस आयन मंडल में ही दो तरह की, एक जिसको कहते हैं ध्रुव ज्योति, और ध्रुव ज्योति में उत्तरी ध्रुव ज्योति होती है और दक्षिणी ध्रुव ज्योति होती है। वो दोनों तरह दोनों आयन मंडल में दिखते हैं। तो आप देख लिए कि पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद क्षोभ सीमा, फिर होता है समताप मंडल, फिर समताप सीमा या ओजोन लेयर, फिर इसके बाद की जो पट्टी है वो है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, और इसके ऊपर है आपका आयन मंडल। तो इस तरह आप ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल की संरचना को भली भांति समझ गए होंगे। इसको अगर ग्राफ के माध्यम से देखा जाए तो इस तरह का फिगर आपके सामने आएगा। ये देखिए, सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल है जो 18 किलोमीटर के आसपास दिख रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो गुण है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर का कर्व है, और ये बाएं तरफ आपका जो है वायुदाब है और दाहिने तरफ ऊंचाई किलोमीटर में है। तो अब जो है आप देख रहे होंगे कि ये क्षोभ मंडल में ऊपर उठने के बाद तापमान क्या होता है, बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, समझ रहे हैं, यानी आधार पर इसके तापमान है, और बाएं तरफ घटेगा और दाहिने तरफ बढ़ेगा। और इसके बाद जो है जब हम पहुंचते हैं समताप मंडल में, तो ताप जो है
वो तेजी से गिरता है और फिर स्थिर हो जाता है। ताप जो है क्षोभ मंडल में ताप देखिए ऊंचाई के साथ गिर रहा है और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है फिर स्थिर हो जा रहा है, और मध्य मंडल में पुनः ताप क्या हो रहा है, गिर रहा है, और जो आयन मंडल है जिसे आप मध्य मंडल में पढ़े थे, यहाँ देखो टेम्परेचर पुनः जो है बढ़ रहा है। तो इस तरह जो है इस फिगर में दिखाया गया है कि धरातल पर जो वायुमंडल की परत है, परतों में तापमान को हम किस तरह देख सकते हैं। अगला देखिए, अब ये आता है वायुमंडल का संघटन। वायुमंडल का संघटन का मतलब होता है कि वायुमंडल में कौन कौन से घटक हैं जिनको मिल करके वायुमंडल बना हुआ है। तो इस फिगर में यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको 78.08% नाइट्रोजन दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन चीज़ पाई जाती है, नाइट्रोजन। और इसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को आप जब देखेंगे तो देखिए 20.95% आप देख रहे हैं। इसको आप 21% मान भी सकते हैं, इसको 78 मान लीजिए, इसको 21 मान सकते हैं याद रखने के लिए। अब जो शेष बचा है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, आर्गन है, फिर जेनान है, फिर नियान है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर केप्टॉन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो और इसके परसेंटेज आपको लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आर्गन 0.93% और बाकी 0.0009, फिर जो है नियान का है 0.0018, हाइड्रोजन का है 0.0005, हीलियम का 0.0005, केप्टॉन का 0.0001 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.038%। यानी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, नहीं वो आर्गन को ले लीजिए, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। ये प्रमुख गैसों से वायुमंडल बना है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वायुमंडल की संरचना कैसी है और वायुमंडल का संगठन कैसा है। तो अब आइए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं आपके इस अध्याय को, नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु का यह आवरण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर कंबल की भांति चिपका हुआ है। पृथ्वी का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायु अति आवश्यक है। वायु का लगभग 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है।
विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वायु के अनेक महत्वपूर्ण गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, केप्टॉन, जेनान आदि पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण भी उपस्थित रहते हैं। तापमान व वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में बांटा गया है। सभी मंडलों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? यह गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वो परत क्या है? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, समताप सीमा पर। दूसरा, वायुमंडल में कौन सी परत मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल की कौन सी परत यानी क्षोभ मंडल ही मानव जीवन के लिए, सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में कौन सी गैस मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वो गैस हो गई ऑक्सीजन। तापमान के सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? देखो, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप गिर जाता है। इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है? तो इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ दूर संचार प्रणाली, जिसके कारण यहाँ दूर संचार प्रणाली संभव हो पाती है। वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है? तो जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। और अक्रिय गैसों में है केप्टॉन, नियॉन, आर्गन, ये गैसें अक्रिय गैसें हैं। जलवायु के 2 प्रमुख तत्वों का नाम बताइए। तो जो प्रमुख तत्व हैं तापमान एवं वर्षा। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरातल के नज़दीक ही रहती है 90 किलोमीटर और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला है, वायु यातायात के लिए वायुमंडल में कौन सी परत सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वायु यातायात के लिए है, आपको पहले बता दिए हैं, समताप मंडल। कौन सी गैस सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह पर आने देती है किंतु पार्थिव विकिरण को रोक लेती है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इसी की वजह से भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 2 गैसें कौन सी हैं? उनकी मात्रा प्रतिशत भी लिखिए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.8% और दूसरा ऑक्सीजन है जो 20.95% पाई जाती है। अब देखिए, क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? विषुवत वृत्त के ऊपर, अगर विषुवत वृत्त के ऊपर आप जाओगे क्षोभ सीमा में, तो वहाँ -80 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। अब अगर ध्रुवों से क्षोभ सीमा तक जाएंगे तो वहाँ
-45 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो विषुवत रेखा है उस पर क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर होती है और जबकि ध्रुवों पर 14 किलोमीटर होती है, तो ऊंचाई कम होती है। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न, वायुमंडल के संगठन को संक्षेप में व्याख्या करें। वायुमंडल मुख्यतः कुछ गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। गैसें, वायुमंडल में गैसों का अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78.8% एवं ऑक्सीजन 20.95% से युक्त है। इसके अतिरिक्त मुख्य गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन आदि हैं। सभी गैसों का अपना महत्व है। ये गैसें जिन निश्चित अनुपात में हैं वह बना रहना चाहिए। जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। जलवाष्प सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को ग्रहण करती है। इस तरह यह पृथ्वी को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा होने से बचाती है। अब देखिए धूल कण। धूल कण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है? क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए समझा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं इस परत में पाई जाती हैं। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, विद्युत का चमकना व बादलों का बनना आदि सारी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। वायुमंडल में धूल कणों का क्या महत्व है? तो वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक और धुएं की कालिख, राख और उल्कापात के कण सम्मिलित हैं। ये धूल कण हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्य ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने में भी सहायक होते हैं। ये सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का भी निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों मानी जाती है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर चलने वाली संवहनी धाराएं हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। इनके अलावा क्षोभ मंडल में मौसम के सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, संघनन आदि घटित होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप कम होता जाता है। इस परत में धूल कण और जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम और जलवायु के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम क्या है? तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति आदि तत्वों का औसत मौसम कहलाता है। यह एक छोटे भूभाग पर छोटी अवधि अथवा दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को अभिव्यक्त करता है। यानी मौसम को आप यूँ समझ लीजिए, किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। और इसी को कह दीजिए दीर्घकालीन, तो हो जाएगा जलवायु। जलवायु का मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि और बड़े भूभाग पर कई वर्षों के अध्ययनों पर आधारित वायुमंडलीय दशाओं का सामान्य अभिव्यक्ति है। यानी कि
किसी स्थान नहीं, एक विस्तृत भूभाग पर लंबी अवधि के वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, एरोसोल्स से क्या तात्पर्य है? वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनान, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर के एरोसोल्स कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को मिलाकर एरोसोल्स कहा जाता है। किसको? वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनान, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिल करके एरोसोल्स कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निकाल दीजिए, बाकी चीज़ों का जो समूह है वो एरोसोल्स कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल के महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, नाइट्रोजन इस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी 78.8% है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते और जीवित भी नहीं रह सकते। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह सबसे भारी गैस है। यह सबसे भारी गैस है और इसके कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है। वायुमंडल में केवल 0.03% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। नंबर 4 है ओजोन गैस। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है, परंतु यह सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। तापमान और वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो विस्तृत परतों हेमोस्फीयर और हेक्टोस्फीयर में विभक्त किया जाता है, किंतु तापमान और गैसों के संगठन के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल की संरचना। नंबर 1, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल से सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतुओं और मौसम से संबंधित सारी घटनाएं इसी परत में घटती है। दूसरा है समताप मंडल। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल। इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है और यहाँ उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। अगला है 5वां और अंतिम बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, जिसे बाह्यमंडल कहते हैं। इन परतों में वायु बहुत विरल होती है, जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तथा प्रमुख जलवायु नियंत्रकों का वर्णन कीजिए।
तो उत्तर है मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 दाब तथा पवन, नंबर 3 आर्द्रता एवं वर्षण। जलवायु के तत्व स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें जलवायु नियंत्रक प्रभावित करते हैं। ये जलवायु नियंत्रक निम्नलिखित हैं। जलवायु नियंत्रक में है नंबर 1 अक्षांश तथा सूर्य, नंबर 2 स्थल एवं जल का वितरण, नंबर 3 उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटियाँ, नंबर 4 पवन, नंबर 5 ऊंचाई, नंबर 6 पर्वतीय बाधा, नंबर 7 महासागरीय जलधाराएं, नंबर 8 अन्य विभिन्न प्रकार के तूफान। तो ये इस प्रकार हम आज जो है आपके चैप्टर वायुमंडल का संगठन और संरचना का हम लोगों ने अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगला अध्याय प्रस्तुत होगा।